हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परशम। आई एम पूजा। आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां से 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम हो या फिर आपका स्टेट का कोई एग्जाम हो। तो हमारा आज का टॉपिक है एसिड, बेस और सॉल्ट। तो यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है किसी इंडिकेटर के बारे में, मिथाइल ऑरेंज के बारे में पूछा जाता है, या आपको लिख दिया जाएगा कि ग्रेप्स इसमें कौन सा एसिड है, या फिर विनेगर इसमें कौन सा एसिड है, या फिर कोई रिएक्शन आपसे पूछ ली जाएगी कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या देंगे, एसिड और मेटल आपको रिएक्ट करके क्या देंगे, या फिर और भी आसान क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अगर आप इनो को पानी में डिजोल्व करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है। इस तरीके से काफ़ी कुछ क्वेश्चन एसिड, बेस और सॉल्ट से पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन के आंसर आज के वीडियो में आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में मिलेगा 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होंगे। क्लियर? अगर आपको पूरा का पूरा साइंस का कोर्स देखना है, परचेस करना है, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाया है, तो आप परचम के एप्लीकेशन में जाके उस साइंस के कोर्स को इंडिविजुअल भी खरीद सकते हो। इसके अलावा एसएससी का जीए कोर्स आपके लिए अवेलेबल है परचम के वेबसाइट पे, परचम के स्टोर पे, प्ले स्टोर पे। तो आप परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से इस कोर्स को देख सकते हैं। क्लियर है? अगर आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए तो परचम की वेबसाइट से भी आप आज की क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले बात करते हैं एसिड के बारे में। तो एसिड बेसिकली एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है एसिड, और एसिड का मतलब होता है सॉर। सॉर का मतलब क्या होता है? खट्टा। जो चीज़ खाने में खट्टी लगती है उनको हम एसिड कहते हैं। जैसे कि लेमन, लेमन खाने में खट्टा होता है, मतलब उसमें कोई एसिड प्रेजेंट है। विनेगर को आपने टेस्ट किया होगा, वो भी खाने में खट्टा होता है, मतलब उसमें भी कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। तो जो चीज़ें आपको खाने में खट्टी लगती हैं वो एसिड होती हैं। अगर यहाँ पे कुछ बेसिक एसिड्स को मैं आपके सामने रखूं, जैसे मैंने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप बोलेंगे HCl होता है। अगर मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड तो आप कहेंगे H2SO4 होता है। और यदि मैंने कहा नाइट्रिक एसिड तो आप कहेंगे HNO3 होता है। तो इन सारे एसिड में एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, हाइड्रोजन आयन। तो एसिड में हाइड्रोजन आयन कॉमन होते हैं और पानी में डिसॉल्व करने पर ये हमको H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो जो हमको हाइड्रोजन आयन दे या फिर H पॉजिटिव आयन दे वो एसिड कहलाते हैं। तीसरी डेफिनेशन आपको एसिड की देखने को मिलेगी, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड कहलाते हैं। तो एसिड की 3 डेफिनेशन आपने सीखी। जो खाने में खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो आपके एसिड होते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन आपको यहाँ पे देखने मिलेगी, अहिर्निस की थ्योरी है ये, जिसने एसिड और बेस के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H पॉजिटिव आयन देगा, जो कि हमने कहा, बताया है, सीखा है। और उन्होंने बेस के लिए थ्योरी दी, अगर बेस को हम डिसॉल्व करेंगे पानी में तो वो हमको OH नेगेटिव आयन देंगे। क्योंकि अगर हम इन जनरल बेस के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कास्टिक सोडा NaOH, ये आपका बेस है। अगर हमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ये आपका बेस है। अगर हमने कहा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो ये भी आपका बेस है। तो बेस में आपने देखा एक चीज कॉमन दिख रही होगी, विच इज हाइड्रोक्साइड, मतलब OH नेगेटिव आयन। तो जो OH नेगेटिव आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। और जो H पॉजिटिव आयन देंगे वो आपके एसिड कहलाएंगे। तो ये कुछ डेफिनेशन हमको एसिड और बेस की पता चलती है। बेस जो होते हैं वो खाने में या टेस्ट में बिटर होते हैं, हल्के से कड़वे होते हैं, और छूने में थोड़े से चिकने होते हैं, सोप की तरह। तो जो खाने में कड़वे हों, जो OH नेगेटिव आयन को दें और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, वो आपके बेस कहलाते हैं। तो आपने 3 बेसिक डिफरेंस एसिड और बेस में देख लिए हैं। कौन कौन से, एक बार देखेंगे। एसिड वो जो खाने में खट्टे होते हैं और बेस जो होते हैं वो बिटर टेस्ट करते हैं। एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं, बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं। और एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि बेस की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें वो बेस है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एसिड एंड बेस के बारे में। अब मैंने आपको कोई सॉल्यूशन दिया है और मैंने आपको कहा है कि बताइए ये सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस है। तो आप कहेंगे कि इसके लिए हमारे पास इंडिकेटर होना चाहिए। इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो हमारे पास 3 प्रकार के इंडिकेटर अवेलेबल होते हैं। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, जो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर है, अनियन है, चाइना रोज है, रेड कैवेज है। ये सभी नॉर्मली घरेलू चीजें होती हैं, घर में भी प्याज
आज तो अवेलेबल होती ही है। तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इसके अलावा हल्दी, टर्मरिक भी घरों में होती है, ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है। दूसरे होते हैं आपके केमिकल इंडिकेटर। केमिकल इंडिकेटर को हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनेफ्थिलीन हो गया, जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। तो ये इंडिकेटर होते हैं जो हमें मदद करते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो एसिड और बेस की एक और थ्योरी हमको, एक और डेफिनेशन यहाँ से देखने को मिलेगी लिटमस पेपर की हेल्प से। लिटमस पेपर क्या होता है? तो बेसिकली थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट होता है लाइकेन, और उसकी जो छाल होती है ना, उससे हमको लिटमस पेपर मिलता है। लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर वायलेट होता है, बैंगनी कलर का होता है, लेकिन मार्केट में हमारे पास दो लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है और आपने उसमें कोई सॉल्यूशन ऐड किया और उसका कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब रेड कलर था और रेड ही रहा, इसका ये मतलब है कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है। लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इसका ये मतलब होता है कि वो क्या है? बेस है। सिमिलर अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर ने कलर चेंज करके क्या कर लिया? रेड, मतलब गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है। तो एसिड और बेस की एक और डेफिनेशन आपको यहां से मिल जाती है। अगर सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, मतलब गिवन सॉल्यूशन बेस है, और ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। तो यहाँ पे टेबल लिखी हुई है, एसिड और बेस को आप कैसे टेस्ट करेंगे। अगर आपने रेड लिटमस पेपर लिया है, कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब एसिड है, और रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, मतलब बेस है। और अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया तो ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट हो गया तो एसिड है, और ब्लू का कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो बेस है। तो यहां से आपको फोर्थ डेफिनेशन भी एसिड और बेस की पता चल जाती है। ठीक है, तो लिटमस पेपर बैंगनी रंग के होते हैं, पर्पल होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए रेड होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के लिए ब्लू होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमको क्लियर हो गई एसिड और बेस के लिए। अगली बात करते हैं टर्मरिक। तो टर्मरिक भी क्या है? आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी, तो आपने देखा होगा कभी हमारे कपड़ों में खाना खाते समय अगर खाना गिर जाता है और उस पर अगर आप साबुन लगा देते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्लेस की जगह का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि हल्दी जो है वो हमें बताती है कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि टर्मरिक का कलर क्या होता है? येलो कलर होता है। ठीक है, और जब आप इस पे साबुन लगाते हैं और साबुन में क्या होता है? बेस होता है, तो ये रेड ब्राउन कलर की हो जाती है। तो येलो कलर की हल्दी अगर येलो कलर की ही है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, और येलो से अगर वो ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है, इसका मतलब ये है कि आपका गिवन सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक नेचर का है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं रेड कैबेज। देखिए, दो तरीके की कैबेज होती है, ग्रीन कैबेज होती है और एक रेड कैबेज होती है। रेड कैबेज का कलर रेड इसलिए ही होता है क्योंकि वो जिस सॉइल में है, जिस मिट्टी में उसकी ग्रोथ हुई है, वो एसिडिक सॉइल है। अगर आप कैबेज को एसिडिक सॉइल में लगाओगे ना, तो आपको रेड कैबेज मिलेगी। क्लियर? तो रेड कैबेज जो है एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। पहली चीज है, द जूस ऑफ रेड कैबेज इज बेसिकली पर्पल इन कलर, और जब रेड कैबेज जो है वो एसिडिक सॉइल में होती है, इसलिए इसका कलर रेड होता है। अगर ये रेड कलर चेंज नहीं होता है, मतलब गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है। लेकिन अगर ये रेड कलर येलो कलर या ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब गिवन सॉल्यूशन कैसा है? आपका बेस है। क्लियर हो गया? ये रेड कैबेज आपका कैसा इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है? रेड है, रेड ही रहा, मतलब एसिड है, और रेड अगर येलो और ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो गिवन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एसिड और बेस की बेसिक डेफिनेशन को यहाँ पे समझ लिया है। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं तो बेस में आपने यहाँ पर बेस में क्या क्या देख लिया है। जो OH नेगेटिव आयन दे रहे थे वो बेस थे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे थे वो भी आपके क्या थे? बेस थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिड में H पॉजिटिव कॉमन है और बेस में OH नेगेटिव होता है। तो जब ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को कभी आप मिलाओगे तो ये दोनों मिलने पे क्या देंगे? H2O, मतलब वाटर देंगे। तो याद रखेंगे आप, एसिड और बेस आपस में मिलने पर हमको वाटर देंगे। आइए कुछ बेसिक केमिकल रिएक्शन को हम समझते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि विनेगर, आपने देखा होगा कांच की शीशी में आपको कांच की बोतल में जो है वो आपको विनेगर देखने को मिलता है, या मम्मियां घर में अचार रखती हैं तो वो पिकल जो होता है वो भी आपको चीनी मिट्टी के बर्तन में देखने को मिलेगा। या फिर आप कभी लेबोरेटरी गए होंगे तो उसमें जो भी एसिड रखे होते हैं वो ग्लास के कंटेनर में रखे होते हैं। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी एसिड को आपने किसी मेटल के बर्तन में रखा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि एसिड
मेटल के साथ आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं। तो एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस और हीट जनरेट करते हैं। तो याद रखना है कि एसिड, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ना, एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करके कौन सी गैस जनरेट करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने का काम करते हैं। तो एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए हम कभी भी एसिड को मेटल के कंटेनर में नहीं रखते। सेम रिएक्शन बेस के लिए भी होती है कि बेस और मेटल भी आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट, हाइड्रोजन और हीट को जनरेट करते हैं। ठीक, अब एसिड और बेस भी तो आपस में रिएक्ट करते हैं और इनके एप्लीकेशन तो आप डेली लाइफ में भी कई सारे देखे होंगे। अभी हम एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक बार केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एसिड है HCl और एक कोई बेस है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। इन दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, Cl और Na मिल जाएगा, तो NaCl हो जाएगा और NaCl क्या होता है, सॉल्ट। सिमिलर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन आपस में मिलेंगे और हमको क्या देंगे, H2, और H2 क्या होता है, वाटर होता है। तो एसिड और बेस ने आपस में रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और वाटर दिया। इस पूरी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो इसे हम उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि कई बार होता क्या है कि जब एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाए, पॉल्यूशन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तब क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना लेती है। सिमिलर सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है और यही एसिड बारिश के साथ ज़मीन पे आ जाता है, जिसको हम रेन, एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, एसिड रेन कहते हैं। अब जब एसिड रेन हमारी ज़मीन पे पड़ेगी तो हमारी मिट्टी को, हमारी सॉइल को भी एसिडिक कर देगी और एसिडिक सॉइल में प्रोडक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसमें खेती किसानी आसानी से नहीं की जा सकती। तो हमारे पास एक ही उपाय है कि इस एसिडिक सॉइल को हम न्यूट्रल करें। तो आपने देखा होगा किसान लोग क्या करते हैं कि मिट्टी में चूना डालते हैं, चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये क्या होगा, बेस होगा, तो एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। पहला एग्जाम्पल। और हम देखते हैं जब कभी हमको कोई इंसेक्ट जैसे कि चींटियां हैं, मधुमक्खी वगैरह हमको जब काट लेती हैं तो हम उसके ऊपर बेस लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारी मधुमक्खी होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है और एसिड और बेस आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रल हो जाते हैं और जलन खत्म हो जाती है। और अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं, कभी कभी हमारे पेट में एसिडिटी होती है। क्यों, क्योंकि हमारा जो स्टमक है उसमें तो HCl बनता है और जब ये HCl ज़्यादा बनता है तो हमारे पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो हम लोग क्या पीते हैं, इनो पीते हैं। तो इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट होता है, खाने का सोडा भी प्रेजेंट होता है और ये सब क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे बेस होते हैं। तो ये बेस और HCl आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं और आपको अच्छा फील होता है। तो ये डेली लाइफ में उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन है, चीज़ें हैं। तो आपको याद रखना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट, वाटर और हीट हमको प्रोड्यूस करके देते हैं। अब हम देखेंगे रिएक्शन एसिड की मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। जैसे अगर मैं बात करूं बेकिंग सोडा की, जो घर में खाना बनाने में उपयोग किया जाने वाला सोडा होता है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, मतलब NaHCO3। तो हमारे जितनी भी ड्रिंकिंग वाली चीज़ें आती है जैसे कि कोको कोला वगैरह, कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक परचेस करते हैं तो उन सभी में बेकिंग सोडा अवेलेबल होता है। तो इसी बेकिंग सोडा की आप रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एसिड के साथ। तो एसिड और बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। इसलिए तो जब आप कोक की बोतल को हिलाते हैं और ढक्कन खोलते हैं तो जो बबल आपको दिखाई देते हैं वो किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। इनफैक्ट आपका जो इनो होता है तो इनो में आपका एसिड भी है, लेमन उसमें फ्लेवर है, और बेस भी है। तो एसिड और बेस आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। इसलिए जब आप इनो को आप पानी में डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ गैस के बुलबुले आते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि एसिड और मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास एसिड है और वो किस चीज़ों में पाए जाते हैं, ये मैच द कॉलम में एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लैक्टिक एसिड के बारे में। तो दूध, दही जो होता है, कर्ड होता है, उसमें लैक्टिक एसिड मिलेगा। फॉर्मिक एसिड को हम मैथेनोइक एसिड भी कहते हैं। जो इंसेक्ट की स्टिंग होती है जैसे कि चींटी ने काट दिया, बी ने काट दिया, तो उनमें आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में मिलेगा। इसके अलावा पालक में भी आपको ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलता है। टार्टरिक एसिड जो है वो आपको अंगूर में मतलब ग्रेप्स में भी देखने को मिलेगा, इमली में भी देखने को मिलेगा।
मैलिक एसिड आपकी टी एंड कॉफ़ी में आपको मैलिक एसिड देखने को मिलता है। सिट्रिक एसिड आपको साइट्रस फ्रूट जो भी लेमन वगैरह होते हैं उनमें देखने को मिलेगा, और एसिडिक एसिड जो है वो विनेगर के अंदर होता है। तो आपको ये टेबल याद रखनी है, मैच द कॉलम में ये टेबल आपसे पूछी जाती है। चलिए, अब ये तो हमने सीख लिया कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई करेंगे और क्या इनकी रिएक्शन होगी। लेकिन जो हमारे एसिड होते हैं ज़रूरी नहीं है कि सारे मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएं। कुछ मेटल हमारे पास ऐसे हैं या फिर इतने हार्ड है वो मेटल कि वो आसानी से एसिड और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि गोल्ड या सिल्वर। ये इतने हार्ड मेटल होते हैं कि आसानी से एसिड या बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर आपको गोल्ड को या सिल्वर को मेल्ट करना है, पिघलाना है, तो आपको एक स्पेसिफिक या अलग सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है जिसको हम एक्वा रीजिया के नाम से जानते हैं। अब एक्वा रीजिया क्या होता है, तो अगर हम कंसनट्रेटेड HCl लेते हैं और कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3:1 के रेशियो में लेते हैं, तो ये जो नया सॉल्यूशन बनता है इसको हम एक्वा रीजिया कहते हैं, जिसको अम्लराज भी कहा जाता है। इसका यूज गोल्ड स्मिथ करते हैं मेटल्स को पिघलाने के लिए। तो कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 को जब 3:1 के रेशियो में आप लेंगे तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एक्वा रीजिया कहलाता है। अब यहाँ पे शब्द यूज हो रहा है कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड, ठीक है। तो आप लोग ने सुना होगा किसी भी चीज़ में पानी ऐड करने पे वो डाइल्यूट हो जाता है ना। तो पानी की क्वांटिटी अगर किसी में ज़्यादा है तो वो डाइल्यूटेड है, और पानी की क्वांटिटी कम है तो उसको आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हो। तो जब भी एसिड को हमें डाइल्यूट करना है, हमारे पास एसिड है, इसको हमें डाइल्यूट करना है, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप एसिड पे वाटर को ऐड कर लीजिए या फिर वाटर में एसिड को ऐड कर लीजिए। दो पॉसिबिलिटीज़ आपके पास होंगे। तो हमेशा जब भी एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो हम वाटर लेते हैं और धीरे धीरे उसमें एसिड को मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक्सोथर्मो रिएक्शन होती है, मतलब जिसमें हीट जनरेट होती है, और ये हीट इतनी ज़्यादा होती है, हो सकता है अगर आपका ग्लास का कंटेनर है तो वो टूट जाए। इसलिए जब भी एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो वाटर में धीरे धीरे हम एसिड मिलाते हैं, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? अब इसके बाद बात होती है पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है हमारे पास इतने सारे इंडिकेटर है लेकिन हम लेके घूम रहे हो हमेशा, हर कहीं प्याज को लेके घूम रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉर्सेन ने बनाया, तो जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अब यहाँ पे जो पी है, पी का मतलब होता है पोटेंट, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, पोटेंशियल, शक्ति। तो यहाँ पे पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो पीएच स्केल होता है ये 0 से लेके 14 तक होता है। बीच में होता है 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है, इसका मतलब गिवन सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, जैसे कि वाटर। लेकिन अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, इसका ये मतलब हुआ कि गिवन सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। और पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होती है, इसका मतलब है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का होगा। तो पीएच स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हमें बताएगा कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर मैं बात करती हूँ न्यूट्रल के बारे में तो आप देखेंगे प्योर वाटर है। अगर बात हुई थी हमारी एसिड रेन के बारे में, तो एसिड रेन अगर पानी का पीएच 5.6 से कम होने लगे तो उसको आप क्या बोलोगे, एसिड रेन कहोगे। अगर हम अपने ब्लड के बारे में बात करते हैं तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है, ठीक है। लेमन जूस का पीएच 2.2 होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बेसिक होगा वो क्या होगा, NaOH होगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ये हाईली बेसिक कहलाते हैं। और हाईली एसिडिक कौन होते हैं, HCl होता है और H2SO4 होता है। तो जितना कम pH वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितनी ज़्यादा बेस वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है। तो आपको याद रखना है सेंट्रल में क्या होता है, 7, जिसका pH वैल्यू 7 है, मतलब वो आपका न्यूट्रल है। 7 से कम एसिड है और 7 से ज़्यादा क्या है, आपका बेस होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि नॉर्मली जो सॉइल होती है उसका पीएच 6.5 से 7 होता है। जो हमारा माउथ में एसिड बनता है, हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में भी एसिड बनता है। अगर एसिड की वैल्यू 5.5 से कम होती है तो हमारा जो कैल्शियम के बने हुए दांत है, जो दांत टूटने लगते हैं, टूथ डिके होने लगता है। इसके अलावा हमारे स्टमक में जो डाइजेशन प्रोसेस के लिए HCl का जनरेशन होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू भी 1.5 से 4 तक होती है। क्लियर? अब बात हो रही है यहाँ पे केमिकल इंडिकेटर के बारे में, जिनको लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास कुछ केमिकल इंडिकेटर है, जिनमें से एक है फिनेफ्थिलीन। तो फिनेफ्थिलीन एक केमिकल इंडिकेटर है जो कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, वाटर की जैसा दिखाई देता है।
लेकिन अगर इसने कलर इसका चेंज नहीं होता है, मतलब ये अभी भी कलरलेस है, इसका ये मतलब है कि गिवन सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। और फिनेफ्थलीन का कलर अगर पिंक हो जाता है मतलब गिवन सॉल्यूशन क्या है आपका, बेस है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा है कि अगर फिनेफ्थलीन का कलर पिंक हो जाता है इसका मतलब गिवन सॉल्यूशन क्या होगा, बेस होगा। और फिनेफ्थलीन अगर कलर चेंज नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन कौन सा है, एसिड है। अब बात होती है मिथाइल ऑरेंज के बारे में, तो ये भी एक केमिकल इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज, इसका कलर ऑरेंज कलर का ही होता है। अगर ऑरेंज कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है इसका मतलब गिवन सॉल्यूशन कैसा है, एसिड है। और ऑरेंज अगर येलो में कन्वर्ट हो जाता है मतलब गिवन सॉल्यूशन कैसा है आपका, बेस है। तो ये भी आपका इंडिकेटर है जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात होती है सॉल्ट के बारे में। जैसा कि हमने देखा कि एसिड और बेस को जब आप मिलाते हो तो आपको सॉल्ट मिलता है, और सॉल्ट वो है जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। अब सॉल्ट आप अलग अलग तरीके से मिला सकते हो। मान लेते हैं कि कंसनट्रेटेड एसिड लिया मैंने और एक डाइल्यूटेड बेस लिया, तो भी तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, लेकिन सॉल्ट का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट मिल जाएगा। सिमिलर अगर मैंने डाइल्यूटेड एसिड लिया और कंसनट्रेटेड बेस लिया तो उस केस में भी आपको सॉल्ट तो मिलेगा, लेकिन सॉल्ट का नेचर क्या होगा, बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। हमें एक नॉर्मल सॉल्ट चाहिए जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, तो उस केस में हम कंसनट्रेटेड एसिड और कंसनट्रेटेड बेस का यूज करते हैं। तो अगर पूछा जाए सॉल्ट बनाने के लिए आप क्या उपयोग करोगे जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो, तो आप कहोगे कि कंसनट्रेटेड एसिड और कंसनट्रेटेड बेस का उपयोग करने पे हमको सॉल्ट मिलेगा जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। तो कई सारे सॉल्ट होते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सभी के सभी क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक सॉल्ट्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में। तो जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाओगे तो आपको न्यूट्रल मिलेगा सॉल्ट जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। लेकिन अगर आपने वीक एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है मतलब पीएच वैल्यू इसकी 7 से ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलर अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और वीक बेस लिया है तो आपको एसिडिक नेचर का सॉल्ट मिलेगा जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी। इसलिए स्टैंडर्ड क्या होता है, ये ऊपर वाली कंडीशन स्टैंडर्ड होती है। अब बात हो रही है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। कीटाणुओं को मारने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए, है ना, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है जिसको चूना भी कहा जाता है, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस को आप फ्लो करते हैं तो आपको जो नया सॉल्यूशन मिलता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कहीं कहीं आपको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देखने को मिलेगा, कहीं कहीं इसी को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से लिखा जाता है। तो CaOCl2 आपका क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा है। अभी जो RRB NTPC CBT1 एग्जाम हुआ था तब इसमें आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा गया था, CaOCl2। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, आपको बताया सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। जबकि आपका जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है उसको हम वॉशिंग सोडा जिसे बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3। क्लियर हो गया। तो आपको इसे कैसे बनाओगे, बेकिंग सोडा बनाने की प्रोसेस क्या होती है, लाइमस्टोन लिया मतलब कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड को गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, और फिर उससे CO2 गैस को कंसनट्रेट करके सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के मिक्सचर से पास करोगे तो आपको फिर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। तो ये मेथड आपको याद नहीं करनी है, बस आपको सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद करना है। इसका यूज़ हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में करते हैं, डिसइंफेक्शन के लिए करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में और घरों में भी हम इसका उपयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात होती है जिप्सम के बारे में। तो जो सीमेंट इंडस्ट्रीज होती है उसमें हम जिप्सम का यूज़ करते हैं। तो जिप्सम कैसे मिलता है, अगर हम कैल्शियम सल्फेट में वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो आपको जो सॉल्यूशन मिलता है वो जिप्सम होता है, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। तो जिप्सम का केमिकल नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस जिप्सम को गर्म करूँ, तो मैंने 373 केल्विन पे मतलब लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया। जब मैं इसको गर्म करूँगी तो इसके अंदर जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है वो निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब 1/2 H2O बचा। पहले 2 H2O था, अब क्या बचा, 1/2 H2O बना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, POP हो जाएगा मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो जिप्सम से ही आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, जो घरों में हम कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ करते हैं। डॉक्टर लोग प्लास्टर वगैरह चढ़ाने के लिए भी POP का यूज़ करते हैं, स्टैच्यू बनाने में भी हम POP का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। तो कैल्शियम सल्फेट
डाईहाइड्रेट आपका जिप्सम होता है, और जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिलता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब बात होती है ब्लू विट्रॉल के बारे में, जिसको हिंदी में नीला थोथा भी कहा जाता है। बेसिकली जो पॉन्ड वगैरह होते, तालाब होते, उनमें फंगस लग जाती है ना, या फिर काई लग जाती है, एल्गी हो जाती है, तो उनको रिमूव करने के लिए हम ब्लू विट्रॉल का यूज़ करते हैं, जिसको हम नीला थोथा भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट CuSO4। तो विट्रॉल यहाँ पे याद रखेंगे, कॉपर सल्फेट को कहते हैं। अगर पूछा जाता है कि ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है, तो ऑयल ऑफ विट्रॉल H2SO4 को कहा जाता है। लेकिन ब्लू विट्रॉल किसको कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ग्रीन विट्रॉल किसे कहते हैं, तो आयरन सल्फेट FeSO4 को ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, और वाइट विट्रॉल तो ZnSO4 को वाइट विट्रॉल कहते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको लिस्ट दी गई है, आप इनको भी एक बार याद कर लेंगे। ठीक है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, ये ऑयल ऑफ विट्रॉल H2SO4, मार्बल CaCO3, जो आपका संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3 होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे आप। पहला है एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, पहली चीज। दूसरा है pH स्केल किसने दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच।